सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी लेवल में। मैं नदीम हाजिर हूँ आपके साथ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के थर्ड पार्ट के साथ। जी हाँ, जैसे कि आपके साथ मैंने शेयर किया था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमने कहा था कि कोई बॉडी अपनी ही हालत में या तो वो स्थिर हो यानी स्टैटिक हो या इन यूनिफॉर्म मोशन में हो। तो यूनिफॉर्म मोशन में हो या स्थिर हो, ऐसी अवस्था में उस वो अपनी ही हालत में रहेगी जब तक कि उसमें कोई अनबैलेंस्ड फोर्स काम न करे, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स काम न करे। तो ये हमने आपको बताया था। तो उसी में हमारा आया था इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आया था। फिर हमने कहा था कि इनर्शिया और फोर्स जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और दैट इज द मास पर भी डिपेंडेंट है, यानी कि जितना मास होगा, जितना बड़ा मास होगा, फोर्स लगेंगे, वैसे ही उसकी इनर्शिया भी होगी। तो ये हमने आपके साथ शेयर किया था। तो अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्या क्या हमारा प्रोग्रेस हो रहा है। कि जैसा कि हमने देखा, जो हमने बताया कि जो अनबैलेंस्ड फोर्स जब भी लगता है किसी भी बॉडी पर, तो उसके बॉडी के वेलोसिटी को चेंज करता है। यही तो हमने सीखा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, यानी कि मास तो चेंज नहीं हो सकता, वेलोसिटी ही चेंज हो सकता है। ठीक है, यानी कि कोई बॉडी, मान लेते हैं 1 kg का कोई बॉडी था, उसको हमने फोर्स लगाया। जब तक फोर्स नहीं लगाया वो अपनी हालत में थी, जब हमने फोर्स लगाया तो उसके वेलोसिटी में चेंजेस आ गए। यही हमने सीखा था। तो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉडी यानी कि बॉडी पर फोर्स लगा तो उसके वेलोसिटी चेंजेस हुए, और यानी कि उसमें एक्सेलरेशन पैदा हुआ। तो ये एक्सेलरेशन किस प्रकार से डिपेंड करता है फोर्स पर, और फोर्स को हम कैसे मेजर करेंगे, ये हम आएंगे। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए न्यूटन के सेकंड लॉ पर हम पहुंचेंगे। जी हाँ, तो आइए हम देखते हैं आगे कि क्या होता है। आगे की बात इम्पैक्ट, यानी कि फोर्स जो इम्पैक्ट लाती है, यानी फोर्स जब लगाई जाती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये कहता है कि ये उस बॉडी के मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पर। अगर जैसा कि आप देख लीजिए, जैसा कि इनके एक छोटा सा जो बंदूक की गोली है, बंदूक की गोली जब चलती है तो वो मान लेते किसी तख्ते पर गई तो तख्ता वो क्या नाम है फायर्स कर दिया, तख्ते को उन्होंने छेद कर दिया। लेकिन अगर उतने ही मास का कोई दूसरा ऑब्जेक्ट को हम वहां पर इसको उस लकड़ी के प्लेट पर मारेंगे, क्या वो पायस करेगा? ये कोई जरूरी नहीं है, इसलिए कि वहां तो हमको ये देखना है कि वो वेलोसिटी कैसी थी, वो वेलोसिटी कैसी थी, ये हमें वहां पर देखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ मास पर अकेले डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि इम्पैक्ट मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करेगा। तो यहीं पर मास और वेलोसिटी के डिपेंडेंसी के कारण एक वर्ड आता है मोमेंटम। जी हाँ, तो हम आगे आते हैं, हम मोमेंटम पर आएंगे। उसके पहले एक ये बात देख लीजिए कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी एक्सेलरेटेड, वी नो दैट अ ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू गिव अ ग्रेटर वेलोसिटी। क्या हमने देखा था, यानी कि ज्यादा फोर्स लगाने के लिए, मतलब लगाएंगे तो ज्यादा वेलोसिटी जाएगी। यानी बंदूक की गोली जो हमने मारी थी उस प्लेट पे, लकड़ी के प्लेट पे, तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा फोर्स उसमें लगा था। जी हाँ, तो इसलिए वहां पर वो फायर्स कर दिया। तो ज्यादा फोर्स लगा था तो ज्यादा वेलोसिटी बढ़ी, यानी कम फोर्स लगेगा तो कम वेलोसिटी होगी। यही चीज कहा है। तो फिर आइए, जो इम्पैक्ट की बात कर रहे थे हम यहीं पर आ जाइए। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स जो है, फोर्स की जो क्वांटिटी है, ये कंबाइन करती है मास और वेलोसिटी दोनों पर। तो इसको न्यूटन ने मोमेंटम का वर्ड दिया, और इसको न्यूटन ने कहा कि इट इज द मोमेंटम, यानी मोमेंटम इज द क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जी हाँ, मास एंड वेलोसिटी, और जी हाँ, मास एंड वेलोसिटी दैट इज, अगर इसको पी मान ले मोमेंटम को, तो मास इंटू वेलोसिटी हो गया m इंटू वी।
और ये मोमेंटम क्या है, दोनों चीज दिखाता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों। और फिर ये जो इसका जो डायरेक्शन होगा वो किस दिशा में होगा, जिस दिशा में बॉडी मूव कर रही है, यानी फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, दैट इज जिस दिशा में वेलोसिटी जा रही है, जो बॉडी मूव कर रही है। और इसका SI यूनिट क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी किलोग्राम मास के लिए किलोग्राम होता है और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड होता है, दैट इज द kgm/s इनवर्स। जी हाँ। और फिर ये देखते हैं कि सिंस द एप्लीकेशन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स, यहाँ पर क्या अनबैलेंस्ड फोर्स ब्रिंग्स अ चेंज इन द वेलोसिटी, क्या हमने देखा कि जब अनबैलेंस्ड फोर्स लगा तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स जो ऑल्सो प्रोड्यूस द चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या हुआ भाई, यानी कि हमने ये देखा था कि अनबैलेंस्ड फोर्स लगा तो वेलोसिटी चेंज हो गई। इसका मतलब जब वेलोसिटी चेंज होगा, यहाँ पर देख लीजिए, जब वेलोसिटी चेंज होगा इसका मतलब है कि मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आइए, तो यानी कि फोर्स ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ चेंज इन मोमेंटम। तब आते हैं हम कि क्या नाम है, द चेंज ऑफ मोमेंटम जो है इज नॉट ओनली डिटरमिन्ड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बट ऑल्सो बाय द टाइम ड्यूरिंग विच द फोर्स इज एक्सर्टेड। ये हमने आपको बताया था कि जैसे मान लेते हैं कि कोई मतलब गाड़ी है जो डिस्चार्ज हो गई बैटरी, अब वो मूव नहीं कर रही है। जब वो मूव नहीं कर रही है तो उसको फोर्स लगाया तो वो थोड़ा सा गया, लेकिन वो वहीं पर जाके रुक गया। और फिर जब हम एक कुछ देर तक फोर्स लगाते हैं तो वो फिर वो मूव कर जाता है, बहुत दूर तक चला जाता है और फिर गाड़ी स्टार्ट भी हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स यानी कि सिर्फ चेंज ऑफ मोमेंटम पर इसमें डिटरमिन नहीं करता है, बल्कि कितना टाइम ड्यूरेशन उसमें लगता है फोर्स, उस पर भी डिपेंड करता है। और यहीं से हमको मिल जाता है न्यूटन्स का सेकंड लॉ। जी हाँ, यानी क्या मतलब हो गया कि इट मीन्स द नेसेसरी फोर्स चेंज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द टाइम रेट एट विच द मोमेंटम इज चेंज्ड। यानी कि कहता है कि नेसेसरी फोर्स जो हमने मोमेंटम को चेंज किया वो उसके टाइम रेट पर डिपेंडेंट करता है। तो जो न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है, यही कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स एंड द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, यानी ये मोमेंटम जो है वो किस डायरेक्शन में काम करता है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स पर। यानी कि क्या होगा, F वेरीज एज m इंटू वी माइनस यू बाई टी, जैसा कि आपको हमने बताया था। ये वेरीज जो है यानी प्रोपोर्शनल के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, प्रोपोर्शनल के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो भी है ये वेरीज करते हैं। ये v माइनस यू बाई टी मतलब यही हुआ आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम m इंटू वी, ये दैट इज द m इंटू वी हो गया। और जो टाइम ड्यूरेशन लगा t, तो इसलिए ये फोर्स कहता है फोर्स वेरीज एज m इंटू वी माइनस यू बाई टी। जी हाँ, जहाँ पर फोर्स f है, मास m है, v वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड t टाइम। आइए तो नेक्स्ट हम चलते हैं और फिर देखते हैं कि डेरिवेशन ऑफ फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू m कैसे करेंगे। तो आप बिल्कुल आप सब कुछ अब आपके सामने हो गया। पहले हम मोमेंटम को जाने कि मोमेंटम क्या है। जी हाँ, मोमेंटम का डेफिनेशन हमने तो इसमें जान ही लेता है, मोमेंटम इक्वल टू P इक्वल टू m इंटू वी। और फिर उसके बाद हमने जाना कि चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे होगा, तो चेंज मोमेंटम यानी कि मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज ऑफ वेलोसिटी जो हो जाएगा तो m इंटू वी माइनस यू। और चूंकि हमने कहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जी हाँ, यानी कि m इंटू वी माइनस यू बाई टी हो जाएगा, यहाँ पर t टाइम टेकन हो जाएगा। और फिर हमने ये देखा न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, जैसा कि हमने कहा F वेरीज एज m इंटू वी माइनस यू बाई टी। जी हाँ, m इंटू वी माइनस यू बाई टी जो हमने
देख लिया। और फिर आइए यहाँ पे देखते हैं कि v माइनस यू बाई टी ये क्या है, एक्सलेरेशन है। जी हाँ, जो हम जानते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जी हाँ, तो एफ वेरीज एम ए और एफ इक्वल टू के एम ए। जब वेरीज को हम लोग चेंज करते हैं तो एक इक्वल टू के बाद एक कांस्टेंट कोई के दे देते हैं, जिससे मान लीजिए कांस्टेंट यहाँ पर के है। जी हाँ, अब अगर मान लेते हैं कि हम 1 न्यूटन फोर्स लगाते हैं 1 केजी बॉडी पर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सलेरेशन होता है, तो ऐसी अवस्था में के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जी हाँ, के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू एम ए। दैट इज द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला एफ इक्वल टू एम ए। तो दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स, ये हम आज आपके साथ शेयर कर रहे थे न्यूटन का सेकेंड लॉ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और कहीं भी आपको अगर परेशानी हो, आप अपने इसमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपना फीडबैक दे सकते हैं, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। तो दैट्स ऑल, अगेन हैव अ गुड डे।